हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बेसिकली आप अगर एक जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपके कॉमर्स का रोल प्ले है वहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इन इंडिया जीएसटी इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम। इंडिया में जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ? तो इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1 जुलाई 2017। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक बातें। अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी कैसा टैक्स है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये किस पे लगता है? ये लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो वो थी फ्रांस। फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। एक्चुअली ये मैं अपने हैंड से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा इशू आएगा, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। और अगर हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था फ्रांस ने। और इंडिया का जो जीएसटी है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है? तो इंडिया का जो जीएसटी है वो कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। कौन से मॉडल पर? कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो टैक्स स्लैब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो 28% है। 28% जो रेट है वो बेसिकली लग्जूरियस गुड्स जो होते हैं, जो लग्जरी गुड्स होते हैं, उन पर लगते हैं। और अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिन्हें जीएसटी के परव्यू से बाहर भी रखा गया है। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनको जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर भी रखा गया है। और पहला स्टेट कौन सा था जहाँ पर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था? तो फर्स्ट स्टेट जो जहाँ पर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था वो था असम। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। तो अब ऐसा कौन सा है जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं? ऑप्शन है ए क्विक रेशियो, बी करंट रेशियो, सी लिक्विड रेशियो, डी डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका राइट आंसर है करंट रेशियो। अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये आपको ध्यान रखना है। और करंट रेशियो क्या होता है या वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है? देखिए, वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर हम उसे कैश में कन्वर्टेबल करा सकते हैं, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल में हम उसे क्या कर सकते हैं? कैश में चेंज कर सकते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो हमें विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी ही करनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि डैश इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? करंट रेशियो। एक बात यहाँ पर की गई है क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो को हम 3 नामों से जानते हैं, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो में करंट रेशियो जैसा ही होता है, लेकिन करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करते हैं। लेकिन क्विक रेशियो में हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। CR में क्या होता है? CA अपॉन CL होता है। करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है।
लेकिन क्विक रेशियो में क्या होता है, CL तो नीचे रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन करंट एसेट्स में क्या कर देते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो ये चेंज आता है बस क्विक रेशियो में और करंट रेशियो में। नेक्स्ट है डेल क्रेडर कमीशन इज़ अलाउड। डेल क्रेडर कमीशन जो होती है वो किस लिए अलाउड की जाती है। अगर हम बात करते हैं डेल क्रेडर कमीशन क्या होती है, देखिए आराम से समझिएगा इस पॉइंट को। डेल क्रेडर कमीशन जो होती है वो एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है। प्रिंसिपल जो होता है वो दो तरीके के गुड्स बेसिकली बेचता है। एक होता है कि कैश में गुड्स बेचे या तो क्रेडिट में गुड्स बेचे। लेकिन क्रेडिट में अगर कोई भी गुड्स एजेंट बेच रहा है मान लीजिए, तो दिक्कत क्या है कि प्रिंसिपल को रिस्क रहेगा। जो प्रिंसिपल होता है उसे, जो मालिक है उसे डर लगा रहेगा कि यार हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को बोलता है कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो डेल क्रेडर कमीशन क्या होती है, ये एक्स्ट्रा कमीशन होती है जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है कि इन केस अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो उसे तुम कवर कर लेना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो बेसिकली प्रिंसिपल जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल रिलीफ हो जाता है इस काम से कि हमें लॉस नहीं होने वाला है बैड डेट्स की वजह से। तो डेल क्रेडर कमीशन एक एक्स्ट्रा कमीशन होती है जो प्रिंसिपल एजेंट को देता है, और किस लिए देता है कि कोई भी बैड डेट्स होंगे तो उसको रिकवर करने की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली किसकी होती है, वो होती है यहाँ पर एजेंट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, लॉस ड्यू टू बैड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ मेड। जो प्रोविज़न होता है बैड डेट्स के लिए वो मेड किया जाता है किस कंसेप्ट के बेस पे। ऑप्शन ए है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बी है मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट, सी है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, या डी है कॉस्ट कंसेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अगर हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये जो कंसेप्ट है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट का बेसिकली क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको फ्यूचर में जो भी लॉसेस हैं उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आज ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी नुकसान है उसे आप आज ही एंटिसिपेट कर लो, लेकिन आप फ्यूचर रेवेन्यूज़ को कंसीडर मत करिए। तो प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने हैं तो उसे आप आज ही सोच लो, लेकिन फ्यूचर में कोई भी इनकम होनी है, कोई भी रेवेन्यू जनरेट होना है तो उसे आज नहीं कंसीडर किया जाता है। तो सिर्फ लॉसेस को ही कंसीडर किया जाता है और उसी के तर्ज पे, मतलब उसी के बेस पे प्रोविज़न बनाया जाता है फॉर बैड डेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंट्री विच इज़ मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की दोनों साइड में एंट्री करी जाती है, ऐसी एंट्री को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है ए क्लियर एंट्री, बी कॉन्ट्रा एंट्री, सी काउंट एंट्री, डी कंपाउंड एंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप कॉलम बना रहे हो, जैसे 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो बैंक और कैश की, अब मान लीजिए आपने एक एंट्री बनाई है कि हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आप जब इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो वो क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया है और आपने कैश जमा करा दिया बैंक में, तो कैश आपके हाथ से कम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब जब आप 2 कॉलम कैश बुक बनाओगे, बैंक और कैश का दोनों का कॉलम उसमें बना रहेगा, तो डेबिट साइड भी जाएगा एक चीज़ और क्रेडिट साइड भी जाएगी। तो ये क्या होता है, ये होती है बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि अपोजिट, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक डेबिट साइड आ रहा है तो एक क्रेडिट साइड आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रा हो गई हैं। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। और जब कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री आती है तो आप लेजर फोलियो के कॉलम में क्या लिखते हो, सी लिख देते हो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कैसी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, कॉन्ट्रा एंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एनवायरनमेंट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है? तो ये होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक्सटर्नल में ही आते हैं माइक्रो और मैक्रो। नेक्स्ट है फेमा रिप्लेस्ड फेरा। फेमा ने फेरा को कब रिप्लेस किया? फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया 1 जून 2000 को, मतलब 1 जून 2000 को जो फेमा था वो इफ़ेक्टिव हो गया था। ठीक है, 1 जून 2000 को फेमा ने किसको रिप्लेस कर दिया? फेरा को। फेमा के फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा के फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब बात करते हैं कि फेमा ने फेरा को क्यों रिप्लेस किया। और जब फेमा आया उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो फेमा ने फेरा को इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि फेरा में सिर्फ ये चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा था कि अगर आपके पास फेरा वो फॉरेन एक्सचेंज है तो आप उसे कंट्रोल करो, मतलब जो भी है आपके पास उसे आप प्रिजर्व करो, उसको आप रिजर्व में रखो। लेकिन फेमा जब आया, फेमा ने क्या कहा? फेमा के एक्ट के हिसाब से ये चीज़ देखी गई कि आपको मैनेज करना है, आपको डेवलप करना है। फेरा कैसा था? बहुत ही नैरोअर टाइप की अप्रोच थी इसमें। मतलब क्या कि हमारे पास जो भी है हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे मैनेज करना है। लेकिन फेमा में क्या बात बोली गई कि हमें क्या करना है? मैनेज भी करना है, डेवलप भी करना है। तो इस वजह से फेमा आया। फेमा में एक चीज़ थी, अगर आप कोई भी रूल्स को वायलेट करते हो तो फेरा में वो क्रिमिनल माना जाता था, लेकिन फेमा में वो क्या माना गया? सिविल माना गया। तो ये चीज़ थी एक ध्यान रखने वाली फेरा और फेमा के बारे में। तो और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा बाद में, तो फेरा और फेमा के बारे में ये चीज़ें जो थी ये इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको लिखवा दी हैं। चलिए नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा 1 जून 2000 जो फेरा था, फेमा था, वो कब आया था? 1 जून 2000 को। और अगर हम इनके बीच के अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो स्टेटस था फेमा में वो कैसे डिसाइड किया जाता था? रेसिडेंशियल बेसिस पे। फेमा में जो बंदे का स्टेटस होता था वो किसके हिसाब से देखा जाता था? रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। लेकिन फेरा में वो कैसे देखा जाता था? सिटीजनशिप के आधार पे देखा जाता था। और फेमा का मैंने बता दिया कि प्रमोट करना और डेवलप करना फॉरेन एक्सचेंज, और फेरा में क्या था? कंजर्व करना फॉरेन एक्सचेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ओनरशिप को प्राइवेट हैंड्स में जब वो चली जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो किसके हैंड्स में चली जाए? प्राइवेट हैंड्स में चली जाती है, तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको थोड़ा सा क्या करना? स्मूथ करना, मतलब थोड़ा सा उसमें छूट देना। बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा हटाना, वो होता है लिबरलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या होता है? जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, जब वो पब्लिक पावर में आ जाती है तो वो नेशनलाइजेशन हो जाता है। और जब पब्लिक के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पब्लिक हैंड से बाहर हो गई, तो वो क्या हो जाता है? प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जो आरबीआई लेंड करता है बैंक को? मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो वो किस रेट पे देता है? रेपो रेट पर देता है। और आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो वो कौन से रेट पे लेता है? रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। और रेपो रेट जो होता है ये हायर होता है और ये क्या होता है? ये रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन में कम होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जिस रेट में, उसे बोला जाता है रेपो रेट।
और रिवर्स रेपो रेट का मतलब वो रेट जो आरबीआई लोन लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली हायर होता है एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। आरबीआई यहाँ पर लोन दे रहा है, तो आरबीआई लोन दे रहा है तो रेपो रेट, अगर ले लेगा आरबीआई लोन लेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरडाई स्टैंड फॉर। इरडाई स्टैंड फॉर, पहला ऑप्शन है इनकम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इंडेमनिटी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इरडाई की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। बेसिकली ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इरडाई करता है। किसी को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है या उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है तो ये भी कौन देखता है, इरडाई देखता है। बेसिकली ये बहुत ही इंश्योरेंस के डेवलपमेंट को लेकर एक एपेक्स अथॉरिटी है। नेक्स्ट है, इरडाई में ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इरडाई को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2000 में, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। और इरडाई जो है वो 10 मेंबर की बॉडी होती है। इरडाई एक्ट 1999, ये भी ध्यान रखिएगा कौन से एक्ट के तहत, इरडाई एक्ट 19, यहाँ पर लिख देती हूँ 1999। एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से, इरडाई जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, 2000 में इस्टेब्लिश हुआ, इरडाई एक्ट 1999। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो प्रेजेंट में कहाँ पे है, दिल्ली में है। और अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रिसेंट में जो यूनियन बजट आया था उसके हिसाब से जो एफडीआई लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 74% जो है वो रेस कर दी गई है। तो 74% जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन अ न्यू इनोवेटिव और मच इम्प्रूव प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए है प्राइस पेनिट्रेटिंग, बी है प्राइस रिजिडिटी, सी है प्राइस स्किमिंग, या डी नन ऑफ द एबव। देखिए जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर आपने बिज़नेस अभी स्टार्ट किया और आप सडनली मतलब स्टार्टिंग में ही आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहे हो। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहे हो तो उसे बोला जाता है प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग का मतलब होता है कि आप रिलेटिवली हाई प्राइस रख रहे हो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्राइस पेनिट्रेटिंग। प्राइस पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि जब आप लो प्राइस चार्ज कर रहे हो, जैसे कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने क्या किया, प्राइस लो चार्ज किया, तो वो होता है प्राइस पेनिट्रेटिंग, क्योंकि आप मार्केट में भी पेनिट्रेट करना चाह रहे हो। तो इसे बोलते हैं जब आप लो प्राइस चार्ज करते हो तो प्राइस पेनिट्रेटिंग, और जब आप हाई प्राइस चार्ज करते हो तो वो होता है प्राइस स्किमिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन, प्राइस स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या नुकसान हैं। अगर बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक पर्सन होता है, इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है, सिर्फ सिंगल पर्सन, जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। ये मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है। और एक ही बंदा है तो सारा का सारा प्रॉफिट इसका ही होगा, सारा का सारा रिस्क भी इसी का होगा। और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केवल इंडिया में, ओनली इंडिया अगर आपसे बोल दिया जाएगा, जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो केवल इंडिया में पाई जाती है, तो वो है HUF। इसका आंसर क्या होगा, HUF। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपका आंसर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, HUF। और सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे एक सिंगल पर्सन है, मान लीजिए उसकी कोई भी लाइबिलिटी है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी आएगी। तो इसका एक डीमेरिट क्या होता है कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है।
अनसर्टेन बिजनेस लाइफ क्यों? अगर वो मान लीजिए बीमार पड़ गया, कोई भी पर्सन है, सिंगल बंदा चला रहा है काम को, अगर वो बीमार पड़ गया या उसकी डेथ हो गई, तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, वहीं पर ही एंड हो जाएगा। या इनसेन हो गया, पागल हो गया, या कोई भी उस पर क्रिमिनल चार्ज लग गया, कोई भी जेल में चला गया, तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, वहीं पर ही एंड हो जाएगा। तो बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो अनसर्टेन होती है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक अकेला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेवलप कर पाएगा। तो इस वजह से इसका जो स्केल होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो एक स्मॉल स्केल पर ही चलता है। जैसे कि एक ब्यूटी पार्लर हो गया, तो ये क्या है, एक सिंगल पर्सन ही से चलाता है बेसिकली। तो इसके डीमेरिट्स क्या है, बेसिकली ऑल ऑफ द एबव। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट तक भी लाइबिलिटी आ जाती है। अनसर्टेन बिजनेस लाइफ होती है, लिमिटेड स्कोप होता है एक्सपेंशन के लिए। तो ये सब क्या है, इसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ की बात करें तो ये क्या है, एडम स्मिथ, यहाँ पर हम एडम स्मिथ की कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, ये स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं, थे। स्कॉटलैंड इकोनॉमिस्ट। और जो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में कि इनकी जो पहली बुक थी उसका नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। ये इनकी पहली बुक थी। और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, तो वो एडम स्मिथ की बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसे पब्लिश कब किया गया था? इसे पब्लिश किया गया था 1776 में। तो वेल्थ ऑफ नेशंस ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई बुक है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की बुक है। और इसे पब्लिश कब किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1776 में। नेक्स्ट है, डैश इज़ नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे बोला जाता है, IBRD और IMF को। ठीक है, IBRD वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में। कंट्रीब्यूशन इज़, ये है मैनेजमेंट मार्केटिंग का, बेसिकली मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज़ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पर आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्या होता है, जैसे लिखते हैं सेल्स, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर आता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम कैरी ऑन कर रहे हैं बाकी। फिर कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। और इसे माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ डैश पार्टीज़। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज़ होती हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पे। ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर बेसिकली वो होता है जो बिल को लिखता है। ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ड्रॉर जो होता है वो कौन होता है, क्रेडिटर जो होता है बिल का, वही होता है ड्रॉर। और ड्रॉई कौन होता है, जिसे बिल मिलता है। और पे कौन होता है, जिसे पेमेंट मिलती है। तो ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉर जो होता है ये बिल का एक्सेप्टर होता है। ये कहता है कि मैं तुमको पेमेंट दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो ये बिल एक्सेप्ट करके देता है, तो ये होता है ड्रॉर। और ड्रॉई वो होता है जिससे ये प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस नहीं बेसिकली एक्सेप्टेंस देता है जिसको ये अपनी, वो होता है ड्रॉई। और पे कौन होता है, पे वो होता है जो पेमेंट को रिसीव करता है। नेक्स्ट है, प्रीपेड रेंट इज़ नोन एज। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इनकम क्या होती है? प्रीपेड इनकम वो इनकम होती है जिसको हमने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन अभी इसकी सर्विस या अभी इसकी फैसिलिटी हमने नहीं उठाई है। तो प्रीपेड रेंट जो होता है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। और इसे कहाँ पे शो किया जाता है, एसेट साइड में। और आउटस्टैंडिंग को कहाँ पर शो किया जाता है, लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम बेसिकली कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम पूछा है तो कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं। और पब्लिक वाली में कितने होते हैं, पब्लिक वाली में होते हैं 7। मिनिमम मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट प्राइजेस टू फॉल इन फ्यूचर एंड सेल सिक्योरिटीज़। एक ऐसा स्पेक्यूलेटर जिसे ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, और वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। तो बेसिकली ये कौन होता है, ये होता है बियर। इसका राइट आंसर क्या है, बियर। और अगर हम बात करते हैं बुल की, बियर जो होता है ये कैसा होता है, ये पेसिमिस्टिक होता है, ये सब डार्क साइड देखता है, ये कभी भी पॉजिटिवली नहीं सोचता। और जो बियर बुल होता है ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और ये सोचता है ये कोई भी चीज़ आज इसलिए ख़रीद रहा है क्योंकि इसे लगेगा कल इसके प्राइजेस जो होंगे वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही पॉजिटिव बंदा होता है और ये ऑप्टिमिस्टिक स्पेक्यूलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ गुड्स आर बॉट फ्रॉम लंडन, गुड्स को लंदन से ख़रीदा और कहाँ पर गुड्स आ गए, मुंबई पोर्ट में आ गए, लेकिन हमने उसे कहाँ भेज दिया, कोरिया भेज दिया। ये एमपी नहीं, मुंबई पोर्ट। तो यहाँ पर हमने गुड्स लंदन से मंगाए मुंबई पोर्ट में और वापस उसको कहाँ भेज दिया, कोरिया में। मतलब हमने सिर्फ गुड्स को इम्पोर्ट किया और फिर बाद में एक्सपोर्ट कर दिया, हमने उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं किया। तो इस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, एंटरपॉट ट्रेड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6। तो ये आज जो है ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।